गुड मॉर्निंग क्लास 10th सोशल ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन डायरेक्टली आप समझ लीजिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश के लोगों को सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है कॉटन बेल्ट ने अट्रैक्ट किया था। ठीक है, कॉटन बेल्ट के प्रोड्यूसर स्टेट आपको पता है महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है ना। तो ये जो कॉटन आपकी हमने बताया था यहाँ पे देखिए, ये है महाराष्ट्र सौराष्ट्र, ये वाला जो रेंज है वेस्टर्न घाट में, क्योंकि ब्लैक सॉइल एंड रेगर सॉइल आर अवेलेबल ओवर हियर। तो इसी तरीके से ओवरऑल अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड to Britain as a raw material for their textile industry. तो first of all you have studied about the raw material and complete product. कोई भी देश if any of the country अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो वो देश, और एक्सपोर्ट कंप्लीट प्रोडक्ट का करती है तो वो ज़्यादा सफिशिएंट कहना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में पैसे कमा लेगी। और अगर वो कम करती है, समझ गए, कम करती है तो वो अगर वो इम्पोर्ट करेगी। इम्पोर्ट करेगी कि मतलब कहने का मतलब है, इम्पोर्ट का मतलब है कि फिर वो उसको पैसे ज़्यादा उस पर लगाने पड़ेंगे। किस पे? अपने रिसोर्स पे। भाई रॉ मटेरियल है लेकिन इम्पोर्ट कर रही है, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर रही है, कंप्लीट प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर रही है, तो वो देश डेवलपिंग की श्रेणी में आएगा, डेवलप्ड की श्रेणी में नहीं आएगा। डेफिनेटली आपने ये देखा कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब उस जो राज्य हम लोग कहना चाहिए कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर हियर, रूलिंग ओवर हियर, सो अट्रैक्ट फ्रॉम द कॉटन बेल्ट इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर को एक बार फिर से सुन लीजिए। मैनी टाइम्स सब लोग एग्रीकल्चर पढ़े हैं। दिस इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू रॉ मटेरियल टेकन फ्रॉम द एग्रीकल्चर डायरेक्टली। दिस इज अ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर आपने पढ़े हैं, और नहीं तो आगे वाले लेसन में रिवीजन में हमें कभी फिर से करा देंगे बेटा। तो रॉ मटेरियल्स ऑल दीज टेकन फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड सपोज दैट इमेजिन करो कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, और हम कैसे रॉ मटेरियल अगर नहीं है तो हम कैसे जो है किसी कंप्लीट प्रोडक्ट को बना सकेंगे। तो गेटिंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन एंड यूरोपीय नेशन, डिफरेंट टाइप डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूर दूर देशों में हमें इस चीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब बात हम कर रहे हैं इम्पोर्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Cotton textile industry, Manchester and Liverpool flourished due to the availability of the good quality cotton from India. भारत से गुड क्वालिटी कॉटन एक्सपोर्ट होना, ब्रिटेन में फ्लोराइज हो रही थी उनकी इंडस्ट्री। फ्लोराइज का मतलब होता है मैनचेस्टर बन रही थी, मतलब एक लीड में आ रही थी। फ्लोराइज का मतलब होता है फलना फूलना। ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री बहुत बड़े स्तर पे फल फूल रही थी। उसका कारण था कि गुड क्वालिटी कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया डायरेक्टली। अच्छी क्वालिटी का कॉटन हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और उनकी इंडस्ट्रियों को जो है चार चांद लगने लगे। द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्ट इन 1917 इन बिहार। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद जब प्लांटेशन की वहाँ पे चल रहा था, रबर प्लांटेशन की बात कर रहे थे, तो रबर प्लांटेशन में भी चंपारण मूवमेंट शुरू हुआ, क्योंकि लोगों में कुछ जागरूकता आई थी। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कुछ मशीनरी आ गई, कुछ टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों में नॉलेज आ गया, और स्टार्ट द चंपारण मूवमेंट इन 1917। अंडर द ग्लोबलाइजेशन after 1990 the farmers in India have been exposed to new challenges। 1990 के बाद हमारे जो भारत के किसान हैं, इंडियन फार्मर के पास जो है कि नए नए चैलेंजेस आ गए, नई नई चुनौतियाँ आ गई। वो चुनौतियाँ क्या थी? नई टेक्निक के अकॉर्डिंग फार्मिंग करना। दिस इज आर न्यू टेक्नोलॉजी। जस्ट बिफोर वे पहले से अपने एंशियंट टूल से खेती करते थे, एंड जो भी प्रोडक्शन होता था बचा बचाया बाजार में बेच दिया और अपने लिए रख लिया। तो डेफिनेटली अगर कहना चाहिए कि 1990 के बाद इंडियन फार्मर ने एक न्यू चैलेंज एक्सेप्ट भी किए, एंड ओवरऑल राइस, कॉटन, स्पाइस, रबर, टी और कॉफ़ी और पल्स और ऑयल्स के हम लोग बड़े कहना चाहिए निर्यातक बन गए। वी बिकम अ लार्ज एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट तो नहीं, लेकिन पल्सेस और ऑयल्स और हमारा जो है कहना चाहिए इसमें स्पाइस
पल्सेस और ऑयल्स में हम दुनिया में पहले नंबर पर हैं। पल्सेस में हम पहले नंबर के साथ साथ बड़े कंज्यूमर भी हैं। वी आर द फर्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ पल्सेस इन इंडिया एंड ऑल्सो द कंज्यूमर इन इंडिया। कंज्यूमर भी हैं हम बड़े। इसके साथ डिस्पाइट बीइंग प्रोड्यूसिंग ऑफ द राइस लिखा हुआ है, मैंने बता दिया है। डेवलप कंट्री बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडीज़ एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़। देखिए अब वो कह रहे हैं कि कुछ देशों में बहुत सब्सिडी है एग्रीकल्चर को। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव। तो दुनिया के और देशों में एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर मशीन्स, टूल्स, सीड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द कहना चाहिए कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड HYB सीड पर भारी सब्सिडी देते हैं दुनिया के और देश किसानों को। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो टेकन अ सब्सिडी ऑन द सीड, ऑन द टूल्स एंड मशीन, ये भी सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब होता है कुछ रिलैक्सेशन देती है सरकार लोगों को, है ना, किसानों को। जस्ट लाइक किसानों को जब सब्सिडी देती है तो किसानों का फ़ायदा होता है उससे। ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉमिस मच। ग्रीन रिवोल्यूशन ने भी देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन का जो शुरुआत थी वो 1960 और 1970 के आसपास थी। 1960 और 1970 के आसपास थी, इसके अराउंड में थी, इसके बीच में। तो इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन स्टार्टिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन एंड बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन ओवरऑल कहना चाहिए कि लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कवर्ड बाय द क्रॉप। दिस द एम ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन कि मोस्टली हम जो है हरे भरे कर दें। ग्रीन मतलब हरा, हरित क्रांति हिंदी में कहते हैं। तो देश का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्या होना चाहिए, क्रॉप होना चाहिए, बोया हुआ होना चाहिए। नेट सोन एरिया बढ़ना चाहिए। जब नेट सोन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, नेट सोन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्टर होंगे और एक्सपोर्टर होंगे तो अर्निंग हमारी बढ़ेगी। जब देश हमारा ज़्यादा कमाएगा तो हम डेवलप्ड देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके बाद इट बीइंग एलिज्ड दैट कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ द केमिकल ड्राइंग क्वायरीज वेनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। एक चीज़ और उसने कह दिया कि भैया हंसिए नहीं, ग्रीन रिवोल्यूशन आने पे या इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे आप बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो बाय द ओवर इरिगेशन हमारा लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। इट मीन्स यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पंजाब। हमने लाइव क्लास में हमने आपको बता भी दिया है कि पंजाब के किसानों ने ओवर इरिगेशन करके वहाँ की लैंड डिग्रेडेट कर दी, मिट्टी धंसने लगी है, वहाँ की मिट्टी अनफर्टाइल होने लगी है बाय द यूटिलाइज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड and also utilize the HYB seed in Punjab. So this is a over irrigation become a cause of the land degradation in Punjab in India. 2019 में क्वेश्चन आया है, देख लीजिएगा पेपर को। ये बात पूछा गया है कि कौन ओवर इरिगेशन करता है, बोले पंजाब। कारण क्या है, क्योंकि ओवर इरिगेशन होता है तो लैंड डिग्रेडेशन भी होता है। एंड बायोडाइवर्सिटी भी बेनिश होती चली जा रही है। हमारी जैविक विभिन्नता, जो बायोडाइवर्सिटी, ओवर यूज ऑफ द केमिकल और फर्टिलाइज़र के चक्कर में जो बायोडाइवर्सिटी, उसमें जो विषाणु होते हैं, कहना चाहिए बैक्टीरियाज आर अवेलेबल इन द लैंड, सो बेनिस्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, फ्रॉम द लैंड्स। तो कहीं ना कहीं ये एक वो है, एक दुष्प्रभाव है ये, बिल्कुल कहना एग्रीकल्चर पे एक एग्रीकल्चर को बढ़ावा तो दे रहा है लेकिन डिस्ट्रॉइंग भी कर रहा है, बेनिस भी कर रहा है, ख़त्म भी कर रहा है। क्योंकि हमारी जो लैंड्स बिकम अनफर्टाइल ड्यू टू ओवर इरिगेशन, ओवर केमिकल यूटिलाइजेशन एंड ऑल्सो द फर्टिलाइजर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द HYB सीड बी यूज फॉर ओवर प्रोडक्शन। हमें ओवर प्रोडक्शन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सब करते हैं। बट टुडेज अंडर कंट्रोवर्सी का एक ये सब मैंने कह दिया कि अगर ओवर इरिगेशन इसमें करेंगे, केमिकल यूज ज़्यादा करेंगे, HYB सीड ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा। एक कंट्रोवर्सी बात है कि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी यही है कि इसका भी एक नुकसान है, इसका भी एक बहुत बड़ा हमारे पास कहना चाहिए कि बहुत बड़ा नुकसान है इंडियन एग्रीकल्चर पे। दूसरी विच कीवर्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन विच इज़ इंक्लूड द जेनेटिक इंजीनियरिंग in fact organic farming much bigger today because practice without factory made chemicals such as fertilizer and pesticide। सुनो, ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर कैसे होनी चाहिए, ऑर्गेनिक। सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड
दुनिया के बहुत भागों में या भारत में भी ऑर्गेनिक का बोलबाला बढ़ने वाला है। ड्यू टू ऑर्गेनिक जो खेती है, ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉट यूटिलाइज द फैक्ट्री मेड इंसेक्टिसाइड, फैक्ट्री मेड केमिकल्स और फैक्ट्री मेड थिंग्स वे यूज नहीं करते। रीज़न है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल क्या करते हैं, उसको उस जो है खेती को डिग्रेडेट कर देते हैं, अनफर्टाइल कर देते हैं। सो दिस इज़ कंट्रोवर्सी प्रॉब्लम। कंट्रोवर्सी है ये, अपवाद हो गया कि हम चले थे कहाँ, विकास की तरफ, और हमने विनाश को पकड़ लिया। तो दिस इज़ कंट्रोवर्सी डायरेक्टली। तो हम इस ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे। ऑर्गेनिक खेती में किसी भी कंपनी या किसी भी मशीन मेड केमिकल्स, किसी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। हम देसी ऑर्गेनिक खादों का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूटिलाइज़ करते हैं। हैंस इट डज नॉट इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट इन द नेगेटिव मैनर। वो कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक खेती में जो यूटिलाइज़ करने वाले फर्टिलाइज़र होते हैं, उनका खेती पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका बैड इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे भी नॉट इफ़ेक्ट द एनवायरनमेंट इन द नेगेटिव मैनर, उन पर एनवायरनमेंट का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। India's rural population about 600 million, which depend upon 250 million approximate hectare of agriculture land, average less than half of the hectare per person। वो कह रहे हैं कि 600 मिलियन कहना चाहिए जो ऐसी डिपेंडेंस पॉपुलेशन है जो आपकी जो है 1 करोड़ पे इसने आंका कि 60 लाख होगी, क्योंकि हम लोग 1.25 करोड़ हो गए हैं दिस टाइम, पुराना हुआ है। तो कह रहा है 600 मिलियन मतलब 60 लाख। और इसके बाद जो हमारा 250 मिलियन जो अप्रॉक्सीमेटली हेक्टेयर है, ओवरऑल कहने का मतलब कि एक व्यक्ति के पास आधा हेक्टेयर ज़मीन होगी। तो ये उसका रेशियो है कि पूरे टोटल लैंड जो भी है, ऐसे समझ लो कि जितनी ज़मीन है भारत में, हर एक आदमी का, भारत के हर एक नागरिक का हिस्सा उसमें हाफ ऑफ हेक्टेयर जाता है। फ्रूट, मेडिसन, हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल्स, क्रॉप्स लाइक जेट्रोफा एंड नीड मच लेस इरीगेशन देयर इज राइस, शुगर केन, इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट। कह रहा है कि रबर और राइस और रबर की खेती से हमारा जेट्रोफा अच्छा है, या ऐसी बायोकेमिकल बायोडीजल्स जिसमें बनते हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, ड्यू टू उसमें लेस इरीगेशन से हम खेती कर सकते हैं। तो डियर गाइस, ये लेसन, दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीटेड, और ये लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर भी आप कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी, असाइनमेंट में डालेंगे। असाइनमेंट में आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि वो असाइनमेंट चेक करने पड़ते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग असाइनमेंट में वर्क लिखिए, वर्क डालिए। और ये नोट्स बहुत कंपलसरी हैं, बहुत ही एक एग्जैक्टली आपको दिए जा रहे हैं। एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम का पूरा जो सिलेबस है पर्टिकुलर, वो आपको इसमें दिया जा रहा है। तो कंप्लीट चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।